दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तो बच्चों, आपका दिल भले ही गलती कर बैठा हो, लेकिन आपको अगर नीट की तैयारी करनी है तो कोई भी गलती नहीं करनी है। आज इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनसे आपको बच के रहना है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको हमें दूर करना है। क्योंकि गलतियां करना गलत नहीं है, गलत करना है गलतियों से ना सीखना। तो एक तो चीज ये कि आप गलती खुद करो और सीख लो, दूसरा है कि दूसरे की गलतियों से आप सीख लो। तो जो दूसरों ने गलतियां की उनको हमने इकट्ठा किया है और उसी से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम विश्वास कैसे करें कि गलतियां होती हैं, या फिर हम कैसे मान लें। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं ना, ये 12-15 साल पहले हम कर चुके हैं, तो वहां पे बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई थी। तो उन्हीं गलतियों से आप सीख सकते हैं, या तो फिर अपना टाइम वेस्ट करिए, गलतियां करिए फिर सीखिए। तो कोशिश ये करिए कि जो दूसरों से गलतियां हुई हैं इनसे समझने और सीखने की कोशिश करिए। तो नीट के बच्चों की सबसे बड़ी जो गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इन गलतियों से आपको बच के रहना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती जो यहां पर है वो है बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ना जिनकी जरूरत ही नहीं है। आज के समय में चूंकि सिलेबस इतना कंसाइज हो गया है तो हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो 15 घंटे पढ़ाई की थी नीट के लिए, 18 घंटे में रोज पढ़ता था, सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो 10 ही घंटे पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो क्यों सिलेक्शन हो गया? क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है, सेलेक्टेड बुक्स आपको पढ़नी है। आपको बहुत अननेसेसरी रायता नहीं फैलाना है कि दुनिया भर की किताबें आप पढ़ रहे हैं कि ये किताब मिल गई, दूसरी किताब मिल गई, सब कुछ पढ़े ले रहे हैं। नहीं, एक किताब पढ़िए लेकिन कई बार पढ़िए। क्योंकि आपने सुना होगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा ये कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तब होगा जब आप रिवाइज करोगे। और रिवाइज आप कब कर पाओगे? जब सिलेबस कम रखोगे, जब किताबें कम होंगी। मान लो आपको एनसीईआरटी पढ़नी तो आप उसको 10 बार पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा दुनिया भर की अगर और भी किताबें आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपका टाइम भी लॉस होगा और आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सेलेक्टिव रहिए। अगर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक पे पूरे विश्वास के साथ आप पढ़ाई करिए। हाँ, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि क्या वो बुक आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है, जो उसका कंटेंट है कि आप नीट में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि पिछले 3-4 साल में नीट के सिलेबस में बहुत चेंज आए हैं। 2016-17 के बाद नीट में एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी से स्टिक रहना है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे बायो में एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, या फिर जैसे कि मॉड्यूल हमने प्रोवाइड किया उसको आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप बायोनीट से क्वेश्चन लगा लेते हैं, इतना सफिशिएंट है। इसमें भी बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ये काम सबसे पहले बंद कर दें। बहुत ज्यादा अननेसेसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए। दूसरी चीज, बीइंग अनअवेयर ऑफ कंपटीशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि कंपटीशन का लेवल क्या है। अब जैसे नीट अगर हम पिछले साल की बात करें तो करीब 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो ये कंपटीशन जो है ना, भले ही पेपर का जो लेवल है, इस बार बायो का पेपर बहुत अच्छा आया, कभी बायो का पेपर आसान आ जाता है, इस बार बायो का पेपर थोड़ा सा टफ रहा, फिजिक्स को आसान कर दिया गया। तो हमें अपने कंपटीशन के बारे में पूरी आइडिया होनी चाहिए। बच्चे को पता ही नहीं कि कंपटीशन का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी कहां से पूछी जाती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन के बारे में जानते नहीं, केवल आप तैयारी कर रहे हैं तो साल दर साल बीतते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो अपने कंपटीशन के बारे में जानिए कि आपका एग्जाम किस लेवल पे है, उसका सिलेबस क्या है और क्या हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं नीट में सिलेक्शन के लिए। इसके बाद हम आते हैं कम सोना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नींद कम लेते हैं क्योंकि उनको किसी ने बता दिया कि 18 घंटे पढ़ना है। 18 घंटे पढ़ना रोज पॉसिबल नहीं, 1-2 दिन तो आप पढ़ सकते हो लेकिन रोज नहीं पॉसिबल है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर कितनी देर सोना चाहिए? 6 से 7 घंटे की नींद तो आपको चाहिए। और अगर आपका ब्रेन थोड़ा अच्छा है तो आप 8 घंटे भी सो सकते हैं।
लेकिन 6 घंटे की नींद कम से कम चाहिए। अगर आप 5 घंटे सोते हैं, बहुत बच्चे 4 घंटे सोते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरे दिन भर आपको नींद आएगी। रात में आप कम देर सोए, कोचिंग आप गए क्लास करने के लिए, कोचिंग में नींद आ रही, कुछ दिन में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नींद आ रही, तो उससे ज्यादा नुकसान आपका और हो जाता है। 1-2 घंटे सोने के चक्कर में जो आप कम करना चाहते हैं ना, उसके चक्कर में नुकसान आपका ज्यादा आ जाता है। पूरी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी डाउन हो जाती है। हर समय नींद ही आती रहेगी। आप कम सोएंगे, 4 ही 5 घंटे सोएंगे, पूरे दिन भर आपको नींद आती रहेगी, और पूरे दिन भर आपकी नींद आएगी तो आपको क्लियर है कि एफिशिएंसी तो आपकी उतनी नहीं रहेगी। तो और इसके और भी नुकसान है। कम सोएंगे, हेडेक होगा, आपका जो डाइजेशन वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, तमाम तरह की और भी समस्याएं होंगी। इसलिए प्रॉपर नींद लीजिए और एक बार में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिन में खाना खाया 2 घंटे सो लिया, रात में 4 घंटे सो लिया। नहीं, एक बार में नींद पूरी करिए। दिन में सोने का शेड्यूल बिल्कुल भी मत बनाइए, रात में एक बार में सोइए। जैसे आप 12 बजे का रूटीन बनाइए कि मुझे 12 बजे सोना है और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जग जाना है, बस इतना आप बनाइए। ये नहीं कि 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे जग रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। क्योंकि रात में 2-3 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं अपने डिनर के बाद में। आप मान लीजिए कि 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे खाना खा लेते हैं, 8 बजे खाना खा लेते हैं, तो 8 से 12, 4 घंटे का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए आप निकाल सकते हैं। 9 बजे तक खाना खा लेते हैं तो आप 3 घंटे का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। तो एक टाइम बनाइए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 11 बजे, एक दिन 12 बजे, नहीं, शेड्यूल पूरा गड़बड़ हो जाता है। एक टाइम बनाइए कि 12 बजे सोना है रात में और 6 बजे उठ जाना है, 6:30 बजे या 7 बजे उठ जाना है, फ्रेश होके अपनी कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है। दिन में सोना नहीं है और कम नहीं सोना है, कम से कम 6 से 7 घंटे का ड्यूरेशन निकालिए आप सोने के लिए। कम सोएंगे तो यह आपकी एफिशिएंसी खराब करेगा और हर समय नींद ही आती रहेगी आपको, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगला, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ है ना, ये तो आधी दुनिया तो इसी में परेशान है। तो इन चीजों से थोड़ा सा जो प्यार मोहब्बत है ना, इनसे दूर रहेंगे आप, तभी आपका भला हो सकता है। और एक बार सिलेक्शन होने के बाद चाहे जितना करिए प्यार मोहब्बत, सब चलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप मेडिकल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और आप साथ में ये काम कर लें, तो पॉसिबल नहीं है, फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जिसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं ना, सिलेक्शन नहीं होगा तो वो भी साथ छोड़ देगा बाद में किसी और के साथ, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए कॉम्पिटिटर आपके बहुत हैं, इसमें भी बहुत कंपटीशन है। पता चला कि जो अपना मेन हमारा कंपटीशन नीट का, उसको छोड़ के इसी में कंपटीशन कर रहे हैं। तो इससे एकदम दूर रहना है। कितने दिन, 6-7-8 महीने की बात है। 6-7-8 महीने दूर रहेंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद चाहे जो करिए, है ना, पूरे मजे ही हैं। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कोचिंग करते हैं, क्लास आते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, कुछ समझ में नहीं भी आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से कभी मिलने ही नहीं जाते हैं, कभी कोई डाउट पूछते ही नहीं है। नहीं आया समझ में तब भी ठीक है, समझ में आ गया तब भी ठीक। टीचर से कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कभी टीचर से मिलना ही नहीं, कभी टीचर से पूछना ही नहीं। ऐसे ही मिलिए, मान लीजिए आपको सब कुछ समझ में आ भी जा रहा है, तभी टीचर से मिलिए, आप इंटरेक्ट करिए। एक एनर्जी आपके अंदर आएगी टीचर से मिलने के बाद, कुछ ना कुछ तो अच्छी बात आपको बताएगा ना वो। और अगर डाउट है तो डाउट पूछने में शर्म मत करिए। जैसी भी क्लासेस आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट पूछने में मत शर्माइए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, किनको ये भी नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हर बच्चे का लेवल एकदम अलग होता है। तो हो सकता है कि किसी को बात आती है लेकिन किसी को बात नहीं आती है। तो अपनी जो छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी से छोटी जो तकलीफ है ना, उसको जरूर पूछिए, नहीं यही तकलीफ बहुत बड़ी बन जाएगी। तो जो छोटे छोटे आपके डाउट है ना, फिर इकट्ठा होते जाएंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब डाउट रहेंगे, डाउट सॉल्व नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अगर छोटा से छोटा कोई भी डाउट है, मत डरिए, मत शर्माइए, मत घबराइए, अपने टीचर से मिलिए। आपके साथ में जो आपके कलीग से जो साथ में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि भैया मुझे बता दो, नहीं आ रहा है। उनसे नहीं पूछ पर अपने टीचर से पूछ लो आप। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैं तैयारी करता था, मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हुआ करते थे। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनको कोई चीज नहीं पता, लेकिन वो पूछेंगे नहीं। आप जब पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके डाउट हैं वो आप जरूर अपने टीचर से पूछिए, उनको क्लियर करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने वजह से, और खासतौर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो में तो बच्चा
क्वेश्चन पढ़ता, कोई बहुत न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब न्यूमेरिकल बच्चा सॉल्व करने की जगह पर उसने देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद वो सीधे सोल्यूशन देखता है, तो ये काम आपको नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो आप एक बार खुद कोशिश जरूर करें। उस कोशिश करने पर अगर नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में भी समझ में नहीं आ रहा तो आप टीचर से पूछें। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन पढ़ा सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन पढ़ा सोल्यूशन देखा, ये बहुत ही खराब आदत आपकी पड़ जाएगी। फिर एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस रहेगी ही नहीं, और वहां कोई सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं आपको। तो इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन पलट के ना देखें। मान लीजिए कि फिजिक्स में आपको 20 सवाल करने हैं, तो आप 20 सवाल कर लीजिए, फिर एक साथ सोल्यूशन देखिए। बायो में आपको 50 सवाल करने हैं, 50 सवाल कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। केमिस्ट्री में आपको 30 सवाल करने हैं, पहले 30 सवाल कर लीजिए, फिर एक साथ सोल्यूशन देखिए। यानी एक क्वेश्चन किया सोल्यूशन देखा, एक क्वेश्चन किया सोल्यूशन देखा, नहीं। और बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हुए सोल्यूशन मत देखिए, ये बहुत ही गलत आदत आपकी पड़ जाएगी, और इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पता तो चलेगी आप गलती कर कहां पे रहे हो, आपको पता नहीं कि गलती कहां पे हो रही है। तो आपको अपनी गलती पता चले और उसी हिसाब से आगे की अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाएं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमेशा हर क्वेश्चन को करने के बाद या क्वेश्चन को पढ़ने का सीधे सोल्यूशन देखने की आदत ना डालें। हम पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को एक बार देखें, उसमें जो भी फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें, एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। नहीं आ रहा तब तो सोल्यूशन है ही, उसको देख लेंगे हम लोग। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो केवल पढ़ते रहते हैं, कोचिंग करते हैं, नोट्स बनाया, नोट्स जाके रूम पे पढ़ रहे हैं, नोट्स याद करें, हर चीज याद करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या याद कर लोगे, कितना याद कर लोगे? और लगता है कि बायो में हर चीज याद करना पॉसिबल है, नहीं। अगर चीजें आपको मेमोराइज करनी, अगर चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रखनी, तो उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एक पॉइंट बताया था कि अपने एग्जाम के बारे में अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी, कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? थ्योरी पढ़ के नहीं जान पाओगे ना। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उनसे आपको ये पता चलेगा कि आपके कंपटीशन का लेवल क्या है। अपने कंपटीशन के बारे में भी आप जानोगे, और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है डेली बेसिस पर। अगर आप नीट के बच्चे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन तो करने ही करने डेली बेसिस पर, जिसमें से 20 क्वेश्चन कम से कम फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन कम से कम केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन कम से कम बायो के करने हैं। यानी 20, 30, 50 का रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपका जो नियम है ये 20, 30, 50, 20, 30, 50 क्या है ये? 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन बायो। कम से कम मैं कह रहा हूं, ये कम से कम क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। और आप सोचिए, अगर आप 8 महीने तक इस तरीके से 100 क्वेश्चन डेली करते गए तो 8 महीने का मतलब कितना हो गया? 240 दिन। और 240 दिन तक अगर रोज 100 क्वेश्चन करते गए, ये कितना हो गया? 24,000 सवाल। नीट क्लियर हो गया आपका। 24,000 सवाल जिस दिन आपने कर लिए ना, नीट क्लियर हो गया आपका। 24,000। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2400 सवाल नहीं करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी गलती बच्चे से होती, जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। मैंने तो 24 बताए, आप हो सकता है 30,000 कर डालो। कोई जरूरी कि 100 ही क्वेश्चन करने। 150 क्वेश्चन करोगे तो 36,000 सवाल हो जाएंगे 300 दिन में। और पूरा साल अगर आपको मिल गया, अगर मान लो पूरे साल भर आपको टाइम मिला, 365 दिन का टाइम मिला, तो 100 क्वेश्चन भी करोगे तब भी 36,000 सवाल आपके हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। बहुत ज्यादा थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं। और सबसे जो आखिरी बात है वो ये है कि आप ये कर सकते हैं। अपने आप में आपको विश्वास होना चाहिए